Morning everyone, how are you? Good morning, ma'am. Good We are morning, fine, ma'am. and We are what fine, about ma'am. you? What about you? I'm also fine बेटा and आप सभी जैसे कि जानते हैं हमने लास्ट क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने यहाँ पर आके कौन से कारनामे किए, इंडियंस के साथ कैसा बिहेवियर किया। ये सारी चीजें हमें इसी बुक में पढ़नी है, उनकी पॉलिसीज कौन सी थी, और साथ ही ये भी पढ़ना है क्या उनके आने का कोई बेस्ट जो अफेक्ट देखने को मिलता है हमारे इंडिया में, कोई अच्छा प्रभाव पड़ा था हमारे इंडिया में या फिर नहीं। तो ये जब सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तभी क्लियर होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, बुक दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. ma'am. चलिए, तो अभी हमने लास्ट क्लास में चैप्टर शुरू किया था और ये भी पढ़ा था कि हमें जो हमारे हिस्टोरियन है वो जब हिस्ट्री लिखते हैं तो उनमें डेट्स को क्यों मेंशन करते हैं, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और डेट्स को हमें क्यों याद करना पड़ता है, क्योंकि वो डेट्स ही हैं जिसके इर्द गिर्द या जिसके साइड साइड कोई स्टोरी बुनी जाती है। कोई स्टोरी लिखते टाइम डेट का होना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, हम आगे की चीज पढ़ते हैं। यस, ये भी डेट से रिलेटेड है। विच डेट, अब कौन सी तारीखें, यानी कि यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए रखा गया है यानी कि हमारे लिए कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हम क्या पढ़ते हैं एक्चुअली। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और अब ये भी पढ़ना है कि यहाँ पर जो हम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, ये हमारे ये जो डेट्स लिखी गई है ये किसने मेंशन की थी और ये क्यों लर्न करनी है हमें, और ये किसके साथ जुड़ी हुई है। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाय विच क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। तो हम ये कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी डेट इम्पोर्टेंट रही होगी। देखिए, यहाँ पर ये क्राइटेरिया यानी कि यहाँ पर होता है मानदंड या जिसको वैल्यू दी जाती है, जिस बेस पे, जिस आधार पे हम कोई चीज मानते हैं, तो हम किस आधार पे कौन सी डेट चुनते हैं। तो द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो जो डेट हम चुनेंगे, या मान लो जैसे कि आप अभी बात कर रहे हो अकबर की, तो उनकी स्टोरी से स्टार्ट करोगे, कौन से में जन्म हुआ उनका, और कब वो सिंहासन पर बैठे थे, कब उन्होंने पहला बैटल जीता, पहली लड़ाई कब जीती थी, किसे हराया। तो यानी कि डेट्स कौन सी हैं, जिस डेट वो चुनेंगे जिसके आसपास की हमें स्टोरी लिखनी है। तो ये देखिए हमें दिया हुआ है कि जो भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे वो डेट हम सेलेक्ट इसलिए होगी क्योंकि हमने उसी के आसपास की कहानी लिखी है। तो आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर आउन, तो ये डेट अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती, हम जब चुनते हैं हमें उसके आसपास की कहानी लिखनी होती है तब हम उसे इम्पोर्टेंट बना देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है कल तुम वीडियो नहीं देखा। यस, अनुराग के यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए, अब आगे क्या दिया है, तो दे बिकम रिचर बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। तो ये डेट कब इम्पोर्टेंट बन जाती है, जब हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। मान लो अभी हम किसी को, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसी को हम कहानी सुनाने लगे अकबर की, फिलहाल सीरियल भी आता था पहले, तो मान लो हम किसी को अकबर की कहानी सुनाने लगे, तो वो डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि हमें वहां पर उस डेट को जरूर बताना पड़ेगा कि कब उनका जन्म हुआ था और कब वो राजा बने। तो यहाँ पर इस डेट को हमने इम्पोर्टेंट मान लिया। if we if our focus of study change, if we begin to look at new issue, तो अगर मान लो अभी अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा मन किया हम किसी और राजा के बारे में पढ़े, तब जब हमारी स्टडी चेंज होगी तब क्या होगा, हम नए कारणों पे सोचने लगेंगे और फिर से नई डेट का सेट आ जाएगा। जैसे मान लो अभी एग्जाम के लिए हमने तैयारी करी पहले अकबर के लिए, फिर दूसरा सेट आ गया किसी और राजा का, किसी और अंपायर का। जैसे आपने लास्ट क्लास में मराठा किंग छत्रपति शिवाजी के बारे में भी पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? Yes, ma'am.
तो ये जो मराठा किंग है छत्रपति शिवाजी, ये भी अकबर के ही शासनकाल में थे। और अकबर ने ये एक बात कहीं छुप कर भी बैठे थे। मराठा की छुप के इसलिए बैठे थे क्योंकि इनके साथ इनकी फैमिली थी। बाकी ये भी बहुत पावरफुल थे और बाद में इन्होंने फिर से अटैक किया था। फिलहाल हुआ ये था कि ये हार गए थे क्योंकि उस टाइम पे मुगल एम्पायर ज्यादा पॉपुलर था। चलिए, तो अब आगे क्या दिया है कि जैसे ही हम अपनी स्टडी को चेंज करेंगे तो जो डेट्स का सेट है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी हम दूसरे राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर से नई डेट का सेट, यानी कि दूसरे वाले राजा का जन्म, उसके सिंहासन की डेट, और कब उसने कौन से किंग को हराया, कौन सी लड़ाई। तो ये सारी जो मतलब जैसे ही हम स्टडी चेंज करेंगे डेट्स का सेट भी चेंज हो जाएगा। अब आगे और क्या दिया है हमें, चलिए फिलहाल ये सब पढ़ना नहीं है, पिछला हो चुका है। अब आगे देखिए क्या बताया हमें। तो कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जो कि आपकी इस बुक से लिया गया है, रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश इतिहासकार थे हमारे इंडिया में, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में लिखा है सभी गवर्नर जनरल के बारे में। उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे और हिस्टोरियन भी ब्रिटिश है, इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को इम्पोर्टेंट बताया है। तो पहले गवर्नर जनरल से लेकर के अंतिम गवर्नर जनरल तक सबकी डेट्स लिखी है, कौन कब आया, उसने कौन सी पॉलिसीज लाई, क्या नीतियां निकाली। आपको सभी के बारे में नहीं लर्न करना है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके बारे में लेकिन जरूर लर्न करना है। ओके, चलिए, तो जो यस मैम। सबसे पहले आए थे वॉरेन हेस्टिंग, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया भी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया था। तो एक तो इनका नाम जरूर याद रखना है और एक लास्ट वाले का, क्योंकि हमेशा एग्जाम में फर्स्ट एंड लास्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग एंड लास्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग एंड लास्ट जो वायसराय रहे थे यहाँ के गवर्नर जनरल वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अब इनके बीच में और भी काफी लोग आए थे। तो इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ द अदर। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बाकी लोगों के कामों को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हेस्टिंग आए हैं, इनके बारे में तो पढ़ना ही है। उसके बाद वेल्सली आए थे, बेंटिक आए थे, डलहौजी आए थे। डलहौजी ने बंगाल का विभाजन कराया था, फिलहाल ये भी इम्पोर्टेंट रहे हैं। उसके बाद कैनिंग आए हैं, लॉरेंस, लिटन, रैपन, कर्जन, हार्डिंग एंड इरविन। ये इरविन भी इम्पोर्टेंट रहे क्योंकि गांधी जी के साथ जो समझौता हुआ था उसमें इरविन रहे थे इम्पोर्टेंट। तो अभी हमें इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसमें से फिलहाल जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें हमें लर्न करना है। बाकी ये जो बाकी हैं ये वाले, ये तो आए गए हैं, फिलहाल इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। तो ये जो आपको लिस्ट दी है ये है ब्रिटेन के गवर्नर जनरल और वायसराय की। ओके, अब आगे देखिए और क्या दिया है हमें। तो ये इतने सारे नाम पढ़ने के बाद, और इन्होंने शासन किया लगभग, ये 1757 के लगभग आए थे और इन्होंने शासन किया है 1947 तक। तो लगभग 200 इयर्स का पीरियड तो हो गया, और 200 में इतने लोग आए 2000 सालों के बीच में। तो इट वाज अ seemingly never ending succession of governor general and viceroy। तो ये लिस्ट देख के क्या लगता है कि इनका जो उत्तराधिकार है, यानी कि लॉर्ड और वायसराय का आना कभी खत्म ही नहीं हुआ, एक जाता था एक आता था। और क्या किसी इंडियन को नहीं बनाया गया उस टाइम पे, क्योंकि जितने भी ये नाम है, जो भी लिस्ट है, सारी ब्रिटिशर्स की ही है। तो बिल्कुल जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हो गए थे उसके बाद इंडियंस को कोई भी बड़ा टाइटल, कोई भी बड़ी उपाधि नहीं दी जाती थी। फिर कब मिली उन्हें बड़ी पोस्ट, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे। चलिए अब आगे और क्या दिया है अभी। तो ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू द पर्सनैलिटीज। तो अभी हम जो ये हिस्ट्री पढ़ेंगे इस साल की, उसमें ये सारे ही किसी फेमस पर्सनैलिटी से, यानी कि इन सभी लोगों को, ये जितने भी वायसराय हैं, जितने भी गवर्नर हैं, इनको फेमस पर्सनैलिटी बताया गया है। और जितने भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इनमें से किसी ना किसी के साथ लिंक अप है। अब आगे क्या दिया है हमें और, तो टू देयर एक्टिविटीज, इनके काम, इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियां और इनकी अचीवमेंट, इन्होंने क्या क्या अचीव किया, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लिप्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। अब ऐसा लगता है हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, मान
जैसे अभी हमने बताया है कि हमें इंडियन के बारे में पढ़ना है, इनकी पॉलिसीज के बारे में, इनकी एक्टिविटीज के बारे में, और ये पढ़ने के बाद माइंड में क्या आएगा कि इनके अलावा कोई और चीज जरूरी है ही नहीं। क्या इनके अलावा आम जनता नहीं रहती थी? क्या इनके अलावा इंडियंस नहीं रहते थे? तो उनकी हिस्ट्री क्यों नहीं बताई गई है हमें? तो ऐसा लगता है कि इनके अलावा कुछ और है ही नहीं पढ़ने के लिए। फिलहाल ऐसा नहीं है, आपको इन्हीं के बारे में नहीं पढ़ना है, इंडियंस के बारे में भी पढ़ना है। तो ऐसा लगता है इसे देखने के बाद कि इनके अलावा कोई और इम्पोर्टेंस है ही नहीं। अब दूसरी चीज क्या बताइए, मेरा क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइक स्मार्ट द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इनकी जो क्रोनोलॉजी है, यानी कि सभी के शासन का जो प्रणाली हमें पढ़नी है अलग अलग चैप्टर्स में, इससे हमें पूरे ब्रिटिश इंडिया के इतिहास के बारे में पता लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर दी है पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल की, वॉरेन हेस्टिंग। ये कब बने थे? 1773 में। यानी कि इसके पहले कोई भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं था, सबसे पहले यही बने थे। तो पहले ये लोग इंडिया में एंटर हुए, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहले ये जब आए थे तो इन्होंने डायरेक्टली शासन नहीं किया, पहले इनका शासन करने का मन नहीं था। जब ये आए थे स्टार्टिंग में तो ये केवल यहाँ से व्यापार करना चाहते थे, ओनली ऑन ट्रेड। वो यहाँ से यहाँ की चीजों को अपने इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, यूरोप, और वहां से चीजें यहाँ पर लाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पर आ गए तो उन्हें यहाँ पर एक तो दिखा कि इंडियंस बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और दूसरी चीज यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर खेती की जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और तीसरी चीज इन्होंने ये भी नोटिस किया यहाँ पर कि सभी जो एरिया है ना, पूरे प्रोविंसेस, पूरे प्रांत इंडिया के, वो सारे ही अलग अलग राजाओं के अंदर थे, और सभी एक दूसरे से झगड़े करते रहते थे। ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना, सारे Yes, ma'am. सारे सारे राजाओं का एम क्या होता था कि दूसरे को हरा के पूरा अपने अंडर कर लेना है, और ब्रिटिशर्स ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने सभी के अंदर फूट डाल दी और सभी राजाओं को भड़काया कि तुम हमारे अंडर हो जाओ, हम तुम्हें शासन दिला देंगे। और फाइनली ये लोग फिर इन्होंने अपना जो शासन है वो स्टैब्लिश कर भी लिया इंडिया में, और 1773 में ये बन गए यहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब आगे और क्या बताएं हमें इनके बारे में, तो while history books narrated the deeds of governor general, biographies glorified them as persons and paintings projected them as powerful figures। तो हिस्ट्री की बुक जो है इसमें गवर्नर जनरल के सारे कामों को दिखाया है, इनकी बायोग्राफी दिखाई है, इनको एक अद्भुत पर्सनैलिटी के रूप में दिखाया है, इनकी पेंटिंग्स भी बनाई गई है, और जहां पर भी इनका फिगर दिखाया जाता है ऐसा दिखाया जाता है कि ये एक शक्तिशाली पर्सन है। अब यहाँ पर देखिए इन्हें दिखाया गया, बिल्कुल शाही राजा लग रहे हैं एकदम। चलिए अब आगे और क्या पढ़ना है हमें, कितना समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. चलिए अब आगे और क्या पूछा है हमसे, तो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम इन गवर्नर जनरल को छोड़ करके अपनी हिस्ट्री को किसी और हिसाब से नहीं लिख सकते, किसी और हिसाब से नहीं दे सकते? हाउ डू वी प्रपोज आवर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी? तो कैसे जानेंगे हम इंडियन ग्रुप, इंडियन समाज के बारे में और उस ग्रुप के बारे में, उनके कामों के बारे में, कि इन गवर्नर जनरल्स को छोड़ के जो इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे इस टाइम पे, तो हम उनकी हिस्ट्री को कैसे जानेंगे? द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, तो इसको छोड़ करके हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर जानना हो तो कैसे जानेंगे? चलिए अभी आगे उनके भी बारे में पढ़ना है। तो when we write history or a story we divide it into chapters। तो जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं या एक कहानी बनाते हैं तो हम उन्हें चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। Why do we do this? ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हर चैप्टर में कुछ सीक्वेंस बना रहे, और हर चैप्टर जो है उसमें अलग अलग नॉलेज मिले हमें। So it is to tell a story in way that makes some sense and can be followed। तो ऐसा करने से और क्या होता है, जो स्टोरी है वो आसान बन जाती है, समझने में भी आसान होती है, और उसे फॉलो अप भी किया जा सकता है, यानी कि सीक्वेंस में एक क्रम के बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो इसलिए इसे डिवाइड कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे हिस्ट्री में हर चैप्टर डिवाइड है, पहले में किसी और के बारे में पढ़ना है, दूसरे में उसके आगे क्या हुआ पढ़ना है, तीसरे में उसके आगे क्या हुआ है ऐसा पढ़ना है।
So in the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. तो इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं उन इवेंट्स पे जो मान लो हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी हम केवल उससे वही बताएंगे. In the history that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. तो अभी अगर हम ये वाली हिस्ट्री पढ़े तो यहाँ पर केवल गवर्नर जनरल के बारे में बताया है. सिंपल जो इंडियंस है उनके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें वो लोग इस लायक नहीं समझते थे, उनको जगह ही नहीं दी गई है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We need another format of our history. तो इसके लिए हमें हिस्ट्री का दूसरा फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा. This would mean that old dates will no longer have the significance that earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. तो अब इस टाइम पर हम उन वाली डेट्स को छोड़ देंगे, यानी कि अभी हम इंडियन स्टेट की अगर हिस्ट्री लिखेंगे तो वहां पर दूसरी डेट्स को लिखेंगे. दूसरी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब हम गवर्नर जनरल को छोड़ करके दूसरी नई कहानी लिखने वाले हैं. चले, तो इसमें से अभी देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है इसमें सारी चीजें नहीं लर्न करनी है, लेकिन लर्न क्या करना है, एक तो इनकी लिस्ट कौन कौन आया गया था, ये जरूर नाम याद होने चाहिए इनके. हाँ, एक आध आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी सारे नाम को लर्न करना है. ओके, और फर्स्ट एंड लास्ट को सभी को याद रखना है, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है. फर्स्ट एंड लास्ट. यस मैम. अब दूसरी एक और चीज आती है जो आपको लर्न रखनी है, क्योंकि ये भी काफी इम्पोर्टेंट है. जेम्स मिल. अभी इससे पहले हिस्ट्री को बांटने का काम हमारे इंडियन हिस्टोरियन करते थे, यानी कि जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन आए उन्होंने पैलोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मतलब नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसे हिस्ट्री को बांटा था. दूसरे आए उन्होंने वो हिंदुओं की हिस्ट्री, हिंदू काल हो गया. मुस्लिम हिस्ट्री, वो मुस्लिम काल हो गया. ब्रिटिश की हिस्ट्री, वो ब्रिटिश काल हो गया. तो इस टाइप से बांटा गया था. अभी देखिए हम, अब ये जो जेम्स मिल है ये पहला ऐसा पर्सन था ब्रिटिशर्स की तरफ से जिसने इंडियन हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा था. ओके, तो इसलिए इसका नाम काफी इम्पोर्टेंट है, ये लर्न भी रखना है. ये जो जेम्स मिल थे ये ब्रिटिशर्स थे एक, और इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से सबसे पहली बार इंडियन हिस्ट्री को 3 काल में बांटा था, यानी कि जब वो नहीं थे ना उसके पहले वाले टाइम को भी. तो ये आए थे 1817 में. स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर. तो ये देखिए, ये एक स्कॉटिश थे, इकोनॉमिक्स भी थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे. पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. उन्होंने 3 आयामी पुस्तक दी. एक 3 आयामी यानी कि 3 वॉल्यूम, यानी कि 3 कालखंडों में 3 जैसे जिल्द बनाई जाती है, एक बुक अलग हो गई, दूसरी अलग हो गई, तीसरी अलग हो गई. तो इन्होंने भी एक बुक बनाई थी जिसके 3 पार्ट कर दिए थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड. इस बुक का टाइटल रखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसको उन्होंने 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया. ये कौन कौन से थे? पहला वाला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा कौन सा बनाया गया? ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. अब ये जो बांटा गया था, ये जो पीरियडाइजेशन था, इसे काफी लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकार कर लिया. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? अब आपको क्या लगता है कि जो जेम्स मिल ने काम किया था, क्या इन्होंने अगर हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि सबसे पहले हिंदू काल आया जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्योंकि पहले हिंदू लोग बसे थे, वर्ण विभाजन भी उसी समय हुआ था, हमारे वेद भी उसी समय आए थे. दूसरा, जब मुगल अंपायर आया, पहले दिल्ली सल्तनत आई फिर मुगल अंपायर आया, तो इन्होंने उस टाइम को मुस्लिम काल में बांट दिया. और फिर जब ये लोग खुद एंटर हुए इंडिया में तो इन्होंने उस टाइम पीरियड को ब्रिटिश काल में डिवाइड कर दिया. तो क्या ये करेक्ट है? क्या अगर हम इस तरीके से स्टडी करें, अगर हम स्टडी को यही बेस मान ले, तो क्या ये ठीक रहेगा? ये क्या लगता है आपको? यस, क्या ये ठीक है? इस तरीके से स्टडी की जा सकती है? मान लो पहले वाले काल को हमने हिंदू काल कह दिया, तो क्या उस समय कोई हिंदू के अलावा कोई और राजा नहीं आया होगा? और अगर आया होगा, बिल्कुल, और आया
अगर हम मेडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम काल कह दें तो क्या उस काल में और राजा नहीं आए, उस काल में मराठा भी आए थे, चोल एम्पायर भी उसी के लगभग आया था। यस मैम। तो यानी कि किसी भी पीरियड को किसी धर्म के बेस पे बांटना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें और काफी सारी चीजें जो होती है वो इग्नोर हो जाती है। चलिए अब आगे दिया है, देखिए इसके बारे में। तो वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, तो हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड ही क्यों करते हैं? हम इकट्ठे पढ़ते जाएं, पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ। अब अगर मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत है। मान लो अगर आपकी क्लास में एक साथ ही तीनों हिस्ट्री दे दी होती, यानी 6 वाली भी, 7th वाली भी, 8th वाली भी, तो क्या आपके लिए पढ़ना इजी रहता? नो मैम। नो मैम। अब एक तो पूरा मिक्सअप हो जाता, दूसरी चीज कुछ समझ भी नहीं आता। तो इसलिए इसको डिवाइड कर देने से इसको समझना आसान हो जाता है, इसकी स्टडी करना आसान हो जाता है। तो we do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. तो जब भी किसी समय को कालखंडों में बांटा जाता है तो कुछ एक जैसी विशेषताएं देखी जाती है। मान लो पर्टिकुलर समय में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे, उसका सेंट्रल फीचर क्या था, ये कब आया, और उसके बाद हम लोग उसे डिवाइड करते हैं। दैट इज डेमोक्रेटिक द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट, और उसके बाद वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे अभी हमारी हिस्ट्री में बांटा गया है, सबसे पुराने को ओल्ड प्री नियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, जिस समय लोग आदि मानव थे वो लोग सीख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद न्यू स्टोन एज आ गया, जब वो स्टोन से चीजें बनाना सीखने लगे। तो इस तरीके से जब डिवाइड कर दिया ना, तो उसके नाम से ही पता लग जाएगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या है एक्चुअल। तो जब भी डिवाइड कर दिया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस मान के, उनके फीचर्स को बेस मान के, तो उसकी स्टडी करना आसान हो जाता है। चलिए अब आगे मिल के बारे में और भी बताया है। तो मिल ने क्या क्या किया, केवल उन्होंने बुक लिख के ही अपना काम स्टॉप नहीं कर दिया, और भी काम किया था यहाँ पर आके। तो मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो सबसे पहले तो जब मिल आए तो उनका क्या सोचना था कि जितने भी एशियन हैं, यानी कि जितने भी भारतीय लोग हैं, वो सारे ही शहरीकरण के मामले में यूरोप से बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। यानी कि हम लोग सभ्य हैं और जो इंडियंस हैं वो सभ्य नहीं है, वो पुरानी तरीके से रहते हैं। According to his telling of history, before the British come to India, Hindu and Muslim despot ruled the country. अब इन्होंने क्या बताया है, मतलब इनकी बुक में लिखा गया है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो इनकी अकॉर्डिंग कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों राजा शासन करते थे देश में अलग अलग जगहों पर। और रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। और क्या बताते हैं ये कि जो हिंदू और मुस्लिम थे वो दोनों राजा शासन करते थे। धार्मिक जबरदस्ती प्रभाव था, यानी कि जबरदस्ती इंटॉलरेंस था, मतलब धर्म का ऐसा प्रभाव था कि जबरदस्ती धर्म बनवाया जाता था। कास्ट सिस्टम भी देखा जाता था, जाति प्रथा भी थी, नीची जाति के लोगों को अछूत माना जाता था। एंड इसके अलावा सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। साथ ही इसके अलावा वो अंधविश्वास और ये जितनी भी कुरीतियां हैं ये हम इंडियन सोसाइटी में पाई जाती थी। ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। अब मिल को क्या लगता था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर शासन जरूर करना चाहिए, अगर ब्रिटिशर्स शासन करेंगे ना तो इंडिया की स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि जितने भी यहाँ के राजा हैं ना उन्होंने यहाँ की स्थिति को बेकार कर दिया है। यहाँ पर हर तरफ धर्म का प्रभाव मिलता है, हर तरफ अंधविश्वास है, जाति प्रथा है। तो इन सभी को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स को रूल करना जरूरी है इंडिया पे। क्या आपको लगता है ये जरूरी था? नो मैम। खैर एक चीज तो है, ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये चीजें तो थी, जाति प्रथा भी थी, और दूसरी चीज पहले सती प्रथा भी थी। ब्रिटिशर्स के आने के पहले लेडीज को उसका हस्बैंड बनने के बाद जला दिया जाता था डायरेक्टली।
तो ये सारी चीजें थी, और ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही खत्म हुई है। तो उन्होंने सारी बुरी चीजें भी अच्छा भी किया है यहाँ की सोसाइटी के लिए। चलिए अभी हमें पढ़ना है आगे। तो मिल को लगता था कि ब्रिटिश को रूल करना चाहिए, तो ये उसे सही नहीं लगता था। फिलहाल इंडियंस वो अगर चाहते तो क्या कर सकते थे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते थे, अपने आप ही चीजें स्टॉप हो जाती। तो टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर। अब वो क्या सोच रहे थे कि ब्रिटिश को रूल भी करना चाहिए और उनको यूरोपियन मैनर्स भी सिखाने चाहिए। जितने भी यूरोपियन मैनर्स हैं, अच्छी आदतें यूरोप के लोगों की, वो इनको सिखानी चाहिए। वहाँ की कला भी सिखानी चाहिए। वहाँ के इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया, मतलब जो यहाँ ब्रिटिशों की आर्ट है, वहाँ की संस्थाएं हैं, वहाँ का कानून है, वो इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहिए। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. अब मिल क्या सजेस्ट करते थे कि ब्रिटिश ने अगर पूरे भारतीय क्षेत्रों को जीत लिया तो बिल्कुल ही इंडियन लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे और उन्हें वो ज्ञानी भी बन जाएंगे। अभी वो लोग पिछड़े हुए हैं, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स ने सारे एरिया को जीत लिया ना तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। For India was not capable of progress without British help. अब उन्होंने एक चीज और कही कि बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प के इंडियन प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रिटिशर्स चले गए ना तो इंडियन वैसे ही रह जाएंगे पुरानी वाली कंडीशन में। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर शासन करना चाहिए। चलिए अब क्या हुआ फिर, उनका ये सजेशन काम भी किया। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? अब उन्होंने क्या बताया है कि ये जो हिस्ट्री का आइडिया था, अगर ब्रिटिश रूल यहाँ पर आ गया तो इससे प्रोग्रेस भी होगी, नगरीकरण भी हो जाएगा, भारत का सिविलाइजेशन हो जाएगा। इन द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश रूल के जो पहले का पीरियड था, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले का समय, वो डार्कनेस से भरा था, अंधकार वाला समय। सभी भारतीयों की जिंदगी अंधकार में थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही उनकी लाइफ अच्छी हुई। Can such a conception be accepted today? क्या इस कॉन्सेप्ट को आज एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्या सच है ये? ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारा जीवन अंधकार में था। ये क्या लगता है आपको? No, ma'am. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिशर्स के आने के पहले कितने सारे राजा थे जिन्होंने, क्योंकि उन्हीं के टाइम पे तो भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। वो जो भारत Yes, ma'am. लूट के ले गए यहाँ की सारी धन संपत्ति। चलिए अब आगे क्या दिया है हमें। तो दिन इन एनी केस कैन बी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। तो जैसे जेम्स मिल ने किया था, तो क्या हम हिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम समझ के पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डिड नॉट वैरायटी ऑफ फेथ्स एक्सिस्ट सिमुलेटली ऑफ इन दिस पीरियड। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी विश्वास, कोई भी धर्म एक साथ एक समय पर नहीं था। क्योंकि मान लो एक समय था, जैसे अभी हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो केवल एक ही धर्म नहीं था, सब जगह दो चार धर्म रहे होंगे। तो इसलिए किसी भी टाइम को केवल मुस्लिम काल कहना और हिंदू काल कहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। Why should we characteristics in age on the is age only through the religion of the rulers of the time? तो बिल्कुल भी हम नहीं मान सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर रूलर के टाइम पे, क्योंकि जिस समय एक राजा शासन कर रहा था उसी समय पर दूसरा राजा कहीं और भी शासन कर रहा था जिसका धर्म अलग था। तो इसलिए हम किसी भी टाइम पीरियड को हिंदू और मुस्लिम कह के नहीं पढ़ सकते। So to do so is to suggest that the lives and practice of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो अगर अभी हम इसे मान लें, अगर मान लो हम सजेशन मान लेते हैं मिल का, जेम्स मिल ने जो डिवीजन दिया था कि एक मुस्लिम काल है, एक हिंदू काल है, अगर हम इसे मान भी लें तो इग्नोर कर देंगे हम कौन सी चीज को, क्योंकि एक ही टाइम पर देखिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जो रूलर्स थे प्राचीन भारत में वो सारे एक ही धर्मों के नहीं थे, अलग अलग धर्मों के थे। इसलिए हम बिल्कुल भी जेम्स मिल के डिवीजन को नहीं मान सकते जो उसने हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल बता दिया।
So moving away from British classification, historian have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. तो हमारे अभी हम छोड़ देते हैं जेम्स मिल की डिवीजन को। जो हमारे हिस्टोरियन है उन्होंने हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया, जिसे आप लोग 6 में पढ़ चुके हैं, फिर मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद Yes, ma'am. मॉडर्न हिस्ट्री जो भी स्टार्ट हुई है हमारी। तो ये डिवीजन जो है, दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, लेकिन इस डिवीजन की भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. अब इस पीरियड में ये प्रॉब्लम है कि मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे ही बहुत सारी नई चीजें आ गई थी। उस टाइम पे मिसाइल भी आ गई थी, बहुत सारी मशीनें भी आ गई थी, और लड़ाई में, युद्ध में काफी सारे न्यू टेक्निक के टूल्स भी यूज किए जाते थे। तो मॉडर्निटी तो उसी समय आ गई थी। तो अब हम कैसे डिवाइड करेंगे कि मॉडर्न पीरियड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिलहाल डिवीजन कर दिया गया है। अब आगे और क्या दिया है हमें? तो मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ये इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि मॉडर्निटी कब आ रही है। अब आगे हमें दिया हुआ है कि मेडिवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट एक्सिस्ट। मेडिवल हिस्ट्री उस टाइम को माना गया है जिस टाइम पे हमारा समाज मॉडर्न तरीके से रह नहीं रहा था, उपस्थित नहीं था मॉडर्न तरीके से, यानी कि सोसाइटी में मॉडर्निटी नहीं थी, केवल हम प्रोग्रेस कर रहे थे। Can we uncritically accepted this characterization of the modern period to describe this period of our study? चलिए अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज टाइम ओवर होने वाला है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, Yes, ma'am. चलिए अभी आज जितना पढ़ा है, सबसे पहले तो आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखनी है, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। Yes, ma'am. और दूसरा काम, आज आपको क्वेश्चंस भी बनाने हैं खुद से। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, जितने आप बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप। ओके, Yes, ma'am. Ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रखे गए हैं, यानी कि ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है। क्योंकि जितनी भी Yes, ma'am. अधिकतर ब्रिटिशर्स ने ही लिखी है, तो हमें कहाँ से पता लगता है ये, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए आज के लिए फिर इतना ही। किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन पूछना हो? No, ma'am. No, ma'am. ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। गुड बाय बेटा, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am.